इस तरीके से आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड ओके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट का मतलब क्या? ऐसे बेनिफिट जो आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर एम्प्लॉइज को दे देने हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आपको बेनिफिट जो देने हैं एम्प्लॉइज को, हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट। उसमें क्या आता है? सैलरीज आती है, वेजेस आते हैं, है ना, ये सब चीज अंदर आ जाती है। चलिए वो हमने देख लिया पूरा पार्ट कैसे करते हैं। अभी हम आते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सी स्क्रीन पे देखो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। व्हाट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या? ऐसे बेनिफिट जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे या रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट अ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले हैं आपको बेनिफिट, ठीक है ना। अब होता ये है, सुनो, अब होता ये है कि कोई भी अगर कंपनी होती है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर हर रोज 5-10 एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं हर रोज, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय इतने सारे होते हैं। 5000 एम्प्लॉइज लेके बैठे हैं जो कंपनी, 5000 10,000 एम्प्लॉइज हो गए, उसमें क्या होगा? हर रोज नए नए एम्प्लॉइज रिक्रूट हो गए और हर रोज नए नए एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो गए। कंपनी यहाँ खड़ी है और, है ना, रिटायरमेंट कभी भी हो सकता है। मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका रिटायरमेंट यहाँ पे होने वाला है, कोई एम्प्लॉय जिसका रिटायरमेंट यहाँ पे होगा, इस डेट को होगा। कंपनी अभी यहाँ खड़ी है, चलो डेट देते हैं 1 अप्रैल 2020 में कंपनी खड़ी है और पार्टी रिटायर्ड कब होगी? 31 मार्च 2050 में कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा, 30 साल बाद। मतलब ये हुआ कि कंपनी अभी खड़ी है 2020 में, रिटायर्ड होगा 31 मार्च 2050 में, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? 1 अप्रैल 2020 को ही प्रोविजन करना स्टार्ट कर देना पड़ता है कि वे 2050 में उसको कितना प्रोबेबल पेमेंट्स आएगा। 2050 में जब वो रिटायर्ड होगा तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे हमको। हो सकता है कि पीएफ के पैसे हो सकता है ग्रेजुइटी के पैसे हो सकता है पेंशन के पैसे हो, तब उसको देने पड़ेंगे। तो क्या करती है कंपनी उसका प्रोविजन अभी करती है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर? अब इतना इजी नहीं होता ये सब, इतना इजी नहीं होता। क्यों इतना इजी नहीं होता? क्योंकि आपको पेमेंट करना है 20, 25, 30, 35 सालों बाद, है ना, और जिसका प्रोविजन आपको अभी करना होता है। यानी इसके अंदर हो सकता है कि आपको डिस्काउंटिंग करना पड़े। जो पैसे मुझे फ्यूचर में चाहिए 30 साल बाद, उसका प्रोविजन मुझे अभी करना है, तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन तो करूंगा लेकिन मैं डिस्काउंटिंग बेसिस पे प्रोविजन करूंगा। तो ये इतना इजी नहीं होता है और इसीलिए क्या किया गया? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को दो में डिवाइड किया गया, उसकी अकाउंटिंग को दो में डिवाइड किया गया। एक तो क्या बोला गया? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। क्या लिखा है ये? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। पहला कौन सा? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एंड दूसरा कौन सा? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। बेनिफिट प्लान। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ सकता है? देखो क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे आप दे सकते हो प्रूडेंट फंड, पीएफ यहाँ पे आ सकता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हो। सुपर एन्युएशन फंड, वो भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आ सकता है। अब यहाँ होता क्या है? सुनो, यहाँ होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, है ना। कंपनी यहाँ खड़ी है, कंपनी अभी यहाँ खड़ी है, कंपनी को पेमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है।
है ना। एम्प्लॉय यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, अभी कंपनी यहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, 1 अप्रैल 2020 में खड़ी हुई है। रिटायर्ड कब होगा, 31 मार्च 2050 में रिटायर्ड होगा एम्प्लॉय। कंपनी को किसका पेमेंट करना है, रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनी को पीएफ का पेमेंट करना है। तो कंपनी क्या करती है पता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी हर साल यानी एम्प्लॉयर हर साल उस एम्प्लॉय के पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देती है। भाई तेरे को पेमेंट करना है 20 साल बाद 25 साल बाद, लेकिन हम क्या करेंगे, तेरे पीएफ में हर महीने हर साल हम कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तू भी कंट्रीब्यूट करेगा और इतना इक्वल अमाउंट हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, उस पे मिलेगा इंटरेस्ट, और जब तू रिटायर्ड होगा ना तब ये पैसे तेरे को सब मिल जाएंगे इकट्ठा। यानी पेमेंट करना था 30 साल बाद, लेकिन कंट्रीब्यूशन अभी से स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिफाइन किया हुआ कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, डिफाइन किया हुआ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन डिफाइंड होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 10%, 12% कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। वंस दैट अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड, एक बार ये अमाउंट कंट्रीब्यूट हो जाए तो एम्प्लॉयर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता फिर। आई बात समझ में? हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड, कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द एंटरप्राइज, है ना। सेम कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सेम कंट्रीब्यूशन पे करते हैं दोनों, एम्प्लॉयर भी पे करते हैं, एम्प्लॉय भी पे करता है। जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है ना तो क्या मिलता है उसको, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, एंड उस पे मिल जाता है उसको इंटरेस्ट भी मिलता है वो, और ये पूरे पैसे उसको मिल जाते हैं और ये पैसे का यूज कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर? हाँ सर। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। नहीं, मतलब इन दोनों में सबसे इजी कौन सा हुआ, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में अगर आप अकाउंटिंग इस तरीके से कर सको तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन हर एक चीज इस तरीके से नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल क्या है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, यहाँ पे बेनिफिट डिफाइन किया जाता है, कंट्रीब्यूशन नहीं। अब इसका मतलब क्या, सुनो, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या आने वाला है, यहाँ देखो, एक बात मुझे बताओ, क्या हम एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करते हैं, हाँ या ना? हाँ। यस। एक ग्रेच्युटी की अमाउंट फिक्स कैसे होती है? अगर आपको अपना बीकॉम सेकंड ईयर याद हो तो हम क्या करते थे, 1/2 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, है ना, इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, कितने साल सर्विस हाँ। कंप्लीट की वो, इस तरह से करते थे ना हम। हाँ सर। ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज लास्ट मंथ सैलरी। अबे लास्ट मंथ सैलरी तू अभी कैसे गेस करेगा यार, कंपनी किसी एम्प्लॉय की लास्ट मंथ की सैलरी अभी कैसे गेस करेगी, कंपनी के हाथ में कैसे पॉसिबल होगा? अभी तो आप यहाँ खड़े हो 1 अप्रैल 20 को खड़े हो, वो रिटायर्ड कब होगा, 31 मार्च 50 को रिटायर्ड होगा, और मार्च 50 पे उसकी सैलरी कितनी होगी किसको पता? सही कह रहा हूं ना, 30 साल बाद किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी वो पहले मालूम करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यहां तो लिखा है लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी का आपको हाफ करना है। 30 साल बाद कितनी सैलरी होगी वो पहले कंपनी को एस्टिमेट करनी पड़ती है। वो तो डिपेंड करता है कंपनी कितना हर साल
आपको सैलरी प्लस करके देती है। हो सकता है कोई कंपनी हर साल क्या करती हो, 10% ग्रोथ देती हो, आपको 10% ग्रोथ देती हो। इन्हें अभी पगार आपकी 10,000 है, नेक्स्ट ईयर आपकी कितनी होगी, 10,000 प्लस 10% यानी 11,000। फिर 10% से बढ़ेगी, फिर 10% से बढ़ेगी, फिर 10% से बढ़ेगी। आया ना? हो सकता है किसी साल कंपनी ने 10% ग्रोथ नहीं दिया, कंपनी ने किसी साल 15% ही ग्रोथ दिया। हो सकता है लॉकडाउन के अंदर कंपनी ने ग्रोथ ही नहीं दिया। ग्रोथ तो क्या, कंपनी ने पगार ही नहीं दिया। मतलब ये सब कुछ एस्टिमेट करना इतना इजी नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइन हेलो बेनिफिट प्लान। बेनिफिट। यहाँ पे कौन कौन सी चीज आती है, यहाँ पे हम ग्रेजुटी इस तरीके से बेनिफिट डिफाइन करते हैं, पेंशन इस तरीके से होता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, आया ना? हाँ सर। हाँ ये सर। क्या होता है पता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट। ये कॉम्प्लेक्स है, ये गिनना इतना इजी नहीं है, दिस इज टफ। इसके अंदर आपको एक्चुरियल के assumptions करने पड़ते हैं। एक्चुरियल, एक्चुअल्स वो लोग होते हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर की वैल्यू को, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को एस्टिमेट करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर की वैल्यू को थोड़ा रिलायबली एस्टिमेट करते हैं। तो आपको इसके अंदर इन लोगों की, एक्सपर्ट की सर्विस की जरूरत पड़ेगी, है ना? Actual assumptions are required to be made, are required to be measured the obligation, clear? हेलो, हाँ सर। मैं आपको ये फिर से पेज ये सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, लेकिन अभी आप ध्यान से एक बार देख लो। सुनिए, अब होता क्या है देखो, अभी जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो होता है ना, वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, दूसरा है स्टेट प्लान, एंड तीसरा है इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान। पहला कौन सा, मल्टी एम्प्लॉयर, दूसरा कौन सा, स्टेट प्लान, तीसरा कौन सा, इंश्योर्ड बेनिफिट। यहां पे क्या होगा, मोर देन वन एम्प्लॉयर, या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर होंगे। ऑल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इन प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा, प्लान में कंट्रीब्यूट करेगा अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, है ना? कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयर यूटिलाइज्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयर इन्वेस्टेड, सॉरी ये इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड known as plan asset, contribution of all employer invested known as plan asset, and last में plan asset utilized for payment to the employees। चलिए इसका मतलब क्या, सुनो, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री समझते हो, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयर 1 है, एम्प्लॉयर 1, एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 3, एम्प्लॉयर 4, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं। इसके वहां पे फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉय काम करते हैं।
इसकी वहां पे 500 एम्प्लॉय काम करते, इसकी वहां पे 1000 एम्प्लॉय काम करते, इसकी वहां पे फॉर एग्जांपल 200 एम्प्लॉय काम करते। फिर से देखो, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, फॉर एग्जांपल विप्रो कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है। ये एक एम्प्लॉयर हुआ, ये दूसरा एम्प्लॉयर हुआ, ये तीसरा एम्प्लॉयर हुआ। इसके वहां पे हो सकते हैं कि 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, हो सकता है इसके यहाँ पे 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हो सकता है इसके यहाँ 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब मिल जाएंगे और ये सभी एम्प्लॉयर क्या करेंगे, सभी एम्प्लॉयर अपने अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरी बात समझना, सभी एम्प्लॉयर अपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे एक फंड। इसने कंट्रीब्यूट किया अपने एम्प्लॉय के लिए एक्स रुपीस, इसने कंट्रीब्यूट किया अपने एम्प्लॉय के लिए एक्स रुपीस, इसने कंट्रीब्यूट किया एक्स रुपीस, टोटल कितने हो गए। इसको ये लोग क्या कर देंगे, कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करेंगे, उसमें मिलेगा इंटरेस्ट, उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये होगा, इसे हम बोलते हैं प्लान एसेट। अब क्या होगा, जब किसी भी एम्प्लॉय को बेनिफिट देना होगा तो इस हम प्लान एसेट को यूज करेंगे। इसे बोलेंगे मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलके प्लान को हैंडल करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगा ना। जो अलग अलग एम्प्लॉय करने वाला था, अलग अलग एम्प्लॉयर करने वाला था, वो सब मिलके कर रहे हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर। यस सर। ये हाँ है सर। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर आता है फर्स्ट मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, दूसरा आता है स्टेट प्लान। स्टेट प्लान में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, जैसे ये था ना वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पे कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट। स्टेट कंट्रोल करेगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इन सब चीजों का, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। यहां कौन कंट्रोल कर रहा था, पहले वाले में एम्प्लॉयर कंट्रोल कर रहे थे। एक ट्रस्ट बनाएंगे, देखो यहां वाले में क्या होगा, यहां वाले में पहले वाले में क्या होगा, ये सब पैसे कौन कंट्रोल करेगी, एक ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट। और ट्रस्ट बना के वो कंट्रोल करेंगे, सब पैसे को मैनेज करेंगे। एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। स्टेट प्लान एस्टैब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेशन। स्टेट प्लान कौन एस्टैब्लिश करता है, लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश करता है। लेजिस्लेशन का मतलब क्या, एक्ट, लॉ। ठीक है, क्लियर। विच कवर्स, हाँ सर। स्टेट प्लान क्या करते हैं, विच कवर ऑल एंटरप्राइज और स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के एंटरप्राइज। अभी स्टेट प्लान में क्या होगा, सभी के सभी एंटरप्राइज को कवर कर लेंगे, जितने भी होंगे सबके सब, सभी के सभी एंटरप्राइज। फिर आप टेक्सटाइल में हो, आप मोबाइल मेकिंग में हो, आप टीवी मेकिंग में हो, आप क्लोथ मेकिंग में हो, आप ऑयल मेकिंग में हो, सभी एंटरप्राइज का तो क्या करेंगे, स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर को कवर कर लेंगे। दोनों पॉसिबल है, समझ में आया। एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय द गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल पीएफ, आपने सुना होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ। हेलो। हाँ सर। तो जब आपका पीएफ कटता है ना, तो वो पीएफ ऑफिस में जाता है, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है। काटता एम्प्लॉयर है, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। पैसे काटे किसी ने, एम्प्लॉयर ने काटे, गए कहां पैसे,
स्टेट के पास गए, स्टेट प्लान में गए, गवर्नमेंट के प्लान में उनके पास गए, गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्ट कर दिया और मैच्योरिटी पे आपको पैसे देगा कौन? गवर्नमेंट देगा, एम्प्लॉयर नहीं। बट एम्प्लॉयर का काम खत्म हो गया। हाँ तो सर। समझ में आया? हाँ सर। एंड हाँ, लास्ट सर। में क्या है देखो, हाँ, इंश्योर्ड सर। बेनिफिट, इंश्योर्ड। अब यहां क्या होने वाला है? हियर एम्प्लॉयर टेक्स इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो इंश्योर्ड लिखा है ना, इंश्योर्ड, टू मीट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। यस और नो? एट टाइम हाँ ऑफ बेनिफिट, एट द टाइम ऑफ बेनिफिट पेमेंट, employer has no obligation and insurance company has obligation to make a payment. इसका मतलब क्या? सुनो 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 सुनो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल 1000 एम्प्लॉइज है। अब रिलायंस कंपनी को पता है कि इन 1000 एम्प्लॉइज को जब वे रिटायर्ड हो गए तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब रिलायंस कंपनी क्या करती है? हाँ, इसमें से जितने भी एम्प्लॉइज है ना, 1000 एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय का क्या ले लेती है? एक से 1000 एम्प्लॉय का क्या ले लेती है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ले लिया। अब रिलायंस कंपनी को क्या करना है? हर साल क्या पे करना है बताओ? हर साल क्या पे करना है? इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम। खत्म होगी बात। मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, हर साल पे कर दिया, हर एक एम्प्लॉय के नाम का पे कर दिया। अब जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो उसको पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हम कहां पे करेंगे? हम लोग हमारा काम खत्म कर दिया। समझ में आया? देखो कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया। हाँ सर। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सी तू सिचुएशन में जाके देख, मैं एम्प्लॉयर, तू एम्प्लॉय, मुझे तुझको पेमेंट करना है 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल, वो डिपेंड करता है कौन सा एम्प्लॉय कब रिटायर्ड हो रहा है। मैंने क्या कर दिया? मैंने देखा जिस दिन तू मेरे पास जॉब में आया, मैंने देखा कि तेरे रिटायरमेंट को 30 ईयर बाकी, 30 इयर्स बाकी है। किसी के रिटायरमेंट को 25 साल बाकी थे, किसी के रिटायरमेंट को 35 साल थे। तो मैंने उतने पीरियड का इंश्योरेंस ले लिया। जिस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के लिए 30 साल बाकी थे, तो उसका मैं 30 साल प्रीमियम पे करूंगा, प्रीमियम कम आएगा। एम्प्लॉयर का तो कंट्रीब्यूशन डिफाइन हो गया है ना, उसको इतना पे करना है, बस बात खत्म। 30 साल बाद हाँ। इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट दे देगी। डिफाइन किया हुआ कंट्रीब्यूशन पे कर दिया और मैंने पे करके मैं अपने ऑब्लिगेशन से छूट गया। अभी मैच्योरिटी पे कौन पेमेंट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी एम्प्लॉय को, बात खत्म। बोलिए समझ में आया?